हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका हॉर्नबिल में इंग्लिश में क्लास 11th के इंग्लिश बुक हॉर्नबिल में एक चैप्टर है अ फोटोग्राफ। अ फोटोग्राफ में जितने सारे वर्ड मीनिंग आ रखे हैं सब का सब मैं आपको बताने वाला हूं अच्छे तरीके से। क्लास में मैं 1 बाय 1 खड़े करके पूछूंगा। क्लास में भी वर्ड मीनिंग बताया हूं, यहाँ भी वर्ड मीनिंग बता रहा हूं। आपके नोट्स मेंटेन होने चाहिए, नोट्स भी चेक करूंगा क्लास में। साथ साथ में आप क्लास में जवाब दे पाते हो कि नहीं ये मुझे देखना है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद सिखाना भी है। पढ़ाना और सिखाने में फ़र्क है। मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्र के जितने सारे बच्चे हैं सबके कम से कम वर्ड मीनिंग स्ट्रांग हो जाए, वर्ड मीनिंग के साथ साथ उसके रीडिंग स्किल इंप्रूव हो जाए, रीडिंग स्किल के साथ साथ वो चीज़ों को एक्सप्लेन करने की क्षमता डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ को मुझे डेवलप करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें जितने सारे वर्ड्स होंगे सब का सब आप बताओगे। वर्ड्स को सीखने के लिए मैं एक प्रैक्टिस बैच भी चलाता हूँ, एमसीक्यू की तैयारी करवाने के लिए, ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएँ। उसको तैयार करने के लिए मैं प्रैक्टिस बैच चालू किया हूँ, है ना। इस प्रैक्टिस बैच में अगर आप ज्वाइन करते हो, व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, उस ग्रुप में आपको मैं इंक्लूड कर दूंगा। ये वाला मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करना। वहाँ से मैं आपकी तैयारी बहुत स्मूथली से करा दूंगा। एमसीक्यू की भी तैयारी करोगे, वर्ड मीनिंग की भी तैयारी करोगे। एक बार मैं पढ़ाऊँगा, फिर उसी चीज़ को टेस्ट के रूप में दूंगा, ऑनलाइन टेस्ट के रूप में। मतलब डेली बेसिस पर वहाँ टास्क दिया जाएगा, टास्क के बाद सीधा टेस्ट लिया जाएगा। जैसे होता है ना कि कई बार आप चीज़ों को पढ़ते हो, जैसे 10 पॉइंट को याद कर लिया, तो लगता है ना कि कोई बच्चा मेरे सामने होता और मुझे ये 10 के 10 क्वेश्चन पूछ रहे होते, मैं जवाब दे रहा होता। इससे पता चलता कि देखते हैं कितना कुछ सीखे या नहीं सीखे, है ना। तो उसका जुगाड़ तो मैं कर दिया हूँ टेस्ट के रूप में। जैसे अभी मैं टास्क दिया, टास्क में इस पोएम को पढ़ोगे, फिर मैं इसका वर्ड मीनिंग वाला वीडियो दूंगा टास्क के रूप में, इसके वीडियो देखोगे टास्क के रूप में, है ना। और इस वीडियो को देखने के बाद सीधा टेस्ट लगाओगे। इससे पता चलेगा तुम्हारी लर्निंग हो रही है कि नहीं, जीवन में प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं, है ना, वर्ड पावर बढ़ रहे हैं कि नहीं। और एमसीक्यू की भी तैयारी ऐसे ही करवाऊंगा टेस्ट के फॉर्मेट में। तो चलिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो इस प्रैक्टिस बैच में, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर 9789837462 पर आप मुझे मैसेज करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे वर्ड के एक एक मीनिंग देखते हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस में ही आपके पोएम में आया था कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड का मतलब होता है फोटो का फ्रेम, है ना। पुराने समय में जो फोटो के फ्रेम होते थे उसके बारे में ये कह रहा है, कार्डबोर्ड का मतलब फोटो का फ्रेम। और सारे जो इसके मीनिंग हैं इस पोएम से रिलेटेड है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि इंग्लिश के मैक्सिमम वर्ड्स के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। जैसे मैं बताऊँ कि तुम्हारे चैप्टर में एक वर्ड आया है काऊ। क्या आया है? काऊ। तो तुम सोचोगे इसका मतलब, मैं अगर क्लास में बता दिया कि काऊ का मतलब एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी को धमकाना, किसी को धमकी दे देना, तुमको बिलीव नहीं होगा, 2 मिनट के लिए लगे यार मास्टर पगला गया है भैया, कुछ भी बता रहा है ना। लेकिन कुछ भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। जैसे काऊ का एक दूसरा मीनिंग होता है धमकाना, किसी को धमकी दे देना। जैसे कि तुम समझ रहे हो कि काऊ का मतलब गाय होता है। भैया गाय तो इसका मीनिंग होता है, लेकिन इसका एक और अर्थ होता है वर्ब के रूप में, जिसका मतलब होता है किसी को धमकाना। तो कहने का मतलब ये है कि पोयम में और फिर किसी भी स्टोरी में मैं वही मीनिंग को बता रहा हूँ जो मीनिंग वहाँ पर सटीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा मत कभी शक करना अपने टीचर के ऊपर कि पता नहीं अपने मन से कुछ बता रहे हैं। अपने मन से नहीं बता रहा हूँ बेटा, है ना। तो ध्यान रखना इस बात का और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करना। जरा यहाँ पर देखो, कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड का मतलब होता है फोटो का फ्रेम। पुराने समय के जो फोटो के फ्रेम होते थे वो कार्डबोर्ड, है ना। फिर यहाँ पर पैडलिंग, यहाँ पर क्या है? पैडलिंग। अच्छा जरा ध्यान देना, सिमिलर वर्ड होता है एक पेडलिंग। देख लो यहाँ पर पेडलिंग। बस फर्क क्या है? फर्क है तुम्हारा यहाँ पर कि ए है और यहाँ पर ई है। अगर ये पेडलिंग रहे ना, तो इस पेडलिंग का मतलब होता है कि गली गली में लोग क्या करते हैं, साइकिल पर कुछ बेचने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं, है ना। जिसको बोलते हैं हॉकर, है ना, हॉकर बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तो पेडलिंग का मतलब जो ठेला लेके लोग गली गली सब्जी बेचते हैं या फिर कुछ भी बेचते हैं। प्याज लहसन देखते होगे कभी कभी बेचते हुए, है ना। जामुन का सीजन आ गया तो जामुन बेचते हुए, खजूर बेचते हुए, है ना। तो वो जो बेच रहा होता है ना, उसको बोलते हैं गली गली में घूम करके किसी चीज़ का विक्रय करना, बेचना, पेडलिंग कहलाता है। ध्यान रखना क्या कहलाता है? पेडलिंग। इसका एक और मीनिंग होता है जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में नेग्लिजिबल, जिसका अर्थ होता है नगण्य, जिसका मतलब क्या होता है? शून्य के बराबर, है ना। तो पेडलिंग के 2 अर्थ मैंने बताया आपको। पहला मीनिंग बताया कि गली गली में जा करके कुछ बेचना, पेडलिंग कहलाता है। दूसरा इसका मतलब होता है ना के बराबर, यानी कि नगण्य, है ना। लेकिन यहाँ पर पैडलिंग है,
पैडलिंग का मतलब जरा देखो, पैडलिंग का मतलब होता है बच्चे पानी में खेलते हैं ना जब छपक के मार के, तो उसको बोलते हैं पैडलिंग। तो पानी में छपक के मारना, शैलो वाटर में। शैलो वाटर और डीप वाटर का मतलब क्या होता है? डीप वाटर का मतलब होता है गहरा वाला वाटर, जहाँ कम गहरा होता है, जहाँ पर बस आपके पाँव डूबे, उस गहरे को गहरे को बोलते हैं शैलो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, शैलो मतलब कम गहरा, है ना। शैलो मतलब कम गहरा, डीप मतलब बहुत ज़्यादा गहरा, है ना। तो शैलो वाटर में जब छपक के मारते हैं बच्चे, तब वहाँ पर उस क्रिया को कहते हैं पैडलिंग। समझ में आई बात? तो इस पैडलिंग का अर्थ होता है पानी में पैरों से खेलना या फिर पानी से पैरों में चलना, छपक के मारना। और इस पैडलिंग का अर्थ होता है, जहाँ पर ए के जगह पर ई है, तो इसका अर्थ दो होता है। पहला गली गली में घूम करके कुछ बेचना, और दूसरा इसका अर्थ होता है नगण्य, मतलब बहुत कम मात्रा में होना। समझे? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक वर्ड के बहुत मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसी मीनिंग को मैं बताया हूँ जो रेलेवेंट है, जो बिल्कुल ही मोस्ट अप्रोप्रिएट है आपके पोयम के हिसाब से, है ना। तो पैडलिंग का मतलब हो गया पानी में पैरों से खेलना, फिर छपक के मारना, है ना। तुम भी बचपन में खेले होगे, बचपन क्या जवानी में भी, अभी सावन के महीने में निकल जाते हैं गलियों में खेलने के लिए, छपक के मार के ना, मज़ा आता है। तो जरा देखो यहाँ पर कजिन्स है। कजिन्स का मतलब चचेरे या फिर ममेरे या फिर फुफेरे भाई बहन को बोलते हैं क्या? कजिन्स। स्टोरी बताने टाइम में मैं बताया था कि कजिन के बाद ब्रदर या फिर सिस्टर लिखना गलत होता है। इसका मतलब बहन भी होता है, इसका मतलब भाई भी होता है ना। लेकिन ग्रामेटिकली अगर इसके बाद लिख दिए ब्रदर और सिस्टर तो गलत हो जाएगा। इसके पहले गर्ल और बॉय लिख सकते हो, इसके बाद तुम ब्रदर और सिस्टर नहीं लिख सकते, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है। तो कजिन का मतलब क्या होता है? कजिन का मतलब चचेरे ममेरे भाई बहन। फिर होल्डिंग मतलब पकड़े हुए, है ना। पकड़े हुए, होल्ड करना, पकड़े हुए, दोनों हाथ पकड़े होते हैं दोनों बहनें, है ना। पोएट की जो शिरले टॉल्सन है, उनकी माँ के हाथ को पकड़े होती हैं दोनों बहन, जिसका नाम क्या होता है? बेटी और डॉली, है ना। फिर स्टूड स्टील, स्टूड का मतलब खड़ी हुई थी, स्टील का मतलब शांत। ध्यान देना यहाँ पर ये वाला स्टील है STILL, जिसका मतलब होता है शांत, और स्टूड मतलब कि एक जगह शांत खड़े होना, स्टूड स्टील कहलाता है। ध्यान देना, स्टील और तरीके से लिखा जाता है। एक स्टील ए वाला होता है, जहाँ पर EAL है। इस स्टील का मतलब होता है चोरी करना, छोटे छोटे चीज़ चुरा लेना, ये कहलाता है स्टील करना। एक स्टील होता है तुम्हारा STEEL, है ना, ये है स्टील। अब इस स्टील का मतलब क्या होता है? इस स्टील का मतलब होता है तुम्हारा जो स्टील के बर्तन होते हैं ना, जिसको हिंदी में इस्पात भी बोलते हैं कई बार, है ना। इस्पात, या जो स्टील तुम समझ रहे हो, है ना, वही वाला इस्पात है, ठीक है। तो ये सारे मीनिंग है, कंफ्यूज मत करना। इस स्टील का मतलब शांत, इस स्टील का मतलब जैसे पानी भी शांत होता है तो उसको स्टील वाटर बोल देते हैं। यहाँ पर स्टील है ये वाला, तो इस स्टील का मतलब चोरी करना, और ये वाला जो स्टील है इसका मतलब होता है इस्पात। साइंस के बच्चे अगर हो आप, तो आपको कई बार एग्जाम में पूछ भी लेगा कि स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है ना। स्टील सबसे ज़्यादा इलास्टिक है या फिर आपके रबर ज़्यादा इलास्टिक है? तो फिजिक्स में पढ़ते होगे तो तुम्हें लगता होगा कि नहीं, रबर तो ज़्यादा इलास्टिक है, उसको ज़्यादा खींच के एकदम लंबा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लगने और हकीकत में अंतर होता है। तो हकीकत होता है कि स्टील सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है, रबर से भी ज़्यादा इलास्टिक होता है ना। आगे जाओगे, आगे की पढ़ाई करोगे तो पॉइजन्स रेशियो पढ़ोगे, और पता नहीं इलास्टिसिटी के अलग अलग कांस्टेंट पढ़ोगे, है ना, तब जाके पता चलेगा कि मैं क्यों बता रहा था। तो स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है रबर से, ये साइंस के पार्ट है। लेकिन ध्यान रखना, स्टील का मतलब शांत होना, शांत खड़ा रहना, ये स्टील का मतलब चोरी करना, और ये स्टील का मतलब जो स्टील जो आप समझ रहे हो, मेटलॉयड, है ना, इस्पात। अब यहाँ पर बात करते हैं स्माइल थ्रू दियर हेयर, मतलब उड़ते बालों के पीछे से मुस्कुराना। तीनों बहनें क्यों मुस्कुरा रही थी, है ना। शर्माती ना बच्चियाँ, पोज देकर खड़ी होती हैं, अरे आज तो मैं फोटो खिंचवाने आई हूँ, है ना। अभी के टाइम में तो कॉमन हो गया भैया, सबके हाथ में फ़ोन है, कभी भी फ़ोटो खींच लिए, कभी भी सेल्फी ले लिए। लेकिन तब की बात है, ये 90s की बात रही होगी, जब कैमरे बहुत कम हुआ करते थे ना, और बीच में जाने के बाद ही मौका मिलता था किसी को, चलो स्पेशल ओकेज़न है तो यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा लेते हैं किसी अंकल से, है ना, जो कैमरा लेकर के घूमते हैं। लो भैया 20 रुपया दो, 30 रुपया दो, है ना, और हम तुम्हारे फ़ोटो खींच के निकालेंगे। तो कहने का मतलब है कि वो इसलिए अपने बालों के पीछे से मुस्कुरा रही थी, है ना। क्यों? क्योंकि शर्मा रही थी। एक अच्छे से पल के बारे में यहाँ पर ये बता रहा है ना। यहाँ पर अंकल, अंकल का मतलब चाचा, फिर फोटो लेने वाला जो व्यक्ति था। स्नैपशॉट का मतलब होता है झटपट से खींची गई तस्वीर को बोलते हैं स्नैपशॉट। स्नैप का वैसे भी मतलब होता है छीन लेना, जैसे वहाँ पर था ना फर्स्ट चैप्टर में कि दिस स्नैप्ड आवर फ्रेंडशिप,
मतलब ये हमारे फ्रेंडशिप को छीन लिया। स्नैप्ड था ना एक वर्ड, किसमें, जिसमें खुशवंत सिंह बता रहे थे अपनी दादी माँ के बारे में कि जब मैं शहर को गया, यूनिवर्सिटी को गया तो मेरा सेपरेट रूम मिल गया। उसके बाद एक सेंटेंस आता था ना कि दिस स्नैप्ड, मतलब ये जो स्थिति क्रिएट हुई है अलग रूम में सोने का, ये हमारे बीच की दोस्ती को छीन लिया, है ना, स्नैप कर लिया। तो स्नैप का मतलब होता है झटपट से, है ना, छीन लेना। छीन लेना भी होता है और दूसरा झटपट भी होता है। और शॉट कहने का मतलब क्या है, जैसे शूट करते हैं ना, शूट, तो दो होता है इसका मीनिंग। एक होता है किसी को गोली मारना, शूट कर देना, दूसरा मीनिंग होता है फोटो खिंचवाना। तो शूट का ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है शॉट, जिसका मतलब फोटो खिंचवाया। तो झट से एक फोटो खिंचवाया तो इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं अंग्रेजी में, स्नैपशॉट। क्लियर है। जैसे स्नैपचैट तुम लोग करते हो ना, एक एप्लीकेशन है, फोटो खींचते हो, उसमें झट से फोटो खींचते हो, पूरा एडिट करते हो, पूरा लिपस्टिक ना भी लगाए हो तब भी लिपस्टिक वहाँ पर लग जाती है ना। तो कहने का मतलब है कि स्नैप जैसे चैट था वहाँ पर भी फोटो के बारे में कह रहा है, तो यहाँ पर भी है स्नैपशॉट, जिसका मतलब होता है झटपट खींची गई तस्वीर। फिर यहाँ पर ड्रेस्ड अस, मतलब हमें कपड़े पहनाए। यहाँ पर है सी हॉलीडे, समुद्र के किनारे जब छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं, तब कहलाता है वो सी का हॉलीडे, यानी कि समंदर पर बिताए गए हॉलीडे को कह रहा है यहाँ पर सी हॉलीडे। अगला क्या है यहाँ पर पास्ट, तो पास्ट का मतलब भविष्य होता है ना, या फिर वर्तमान होता है? बिल्कुल नहीं सर, इसका मतलब अतीत होता है, यानी कि बीते हुए कल को हम पास्ट बोलते हैं, भूतकाल, है ना। लाफ्टर का मतलब उनकी हंसी को वो मिस कर रही हैं, है ना पोएट। राय का मतलब होता है क्या, हल्की उदास या फिर मजबूर वाली मुस्कान जो होती है ना, उसको कह रही है राय। दोनों दुख से भरे हुए थे, गम में लिपटे हुए थे, फिर भी मुस्कुरा रहे थे, तो ऐसी स्थिति को अंग्रेजी में बोलते हैं राय। ठीक है। यहाँ पर लेबर ईज का मतलब कठिनाई के साथ स्वीकृत शांति या फिर सुकून। ईज का मतलब सुकून, लेबर मतलब थोड़ा सा मेहनत करके, लेबर करके किसी सुकून को जब एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, तब उसको बोलते हैं लेबर ईज, कठिनाई के साथ स्वीकृत शांति या फिर सुकून। फिर यहाँ पर लॉस, जिसका मतलब होता है हानि, नुकसान या फिर खो देना, है ना। तो लॉस का मतलब नुकसान या फिर खो देना। फिर है सर्कमस्टेंस का मतलब स्थिति या फिर परिस्थिति। जैसे लैंडस्केप का मीनिंग था ना, जैसे कि मान लो सीन मैं बोलूँ कि एक बहुत ही अच्छा सीन था या फिर सीनरी था, तो सीन का मतलब होता है दृश्य, लेकिन वहाँ पर एक शब्द था क्या, लैंडस्केप, पिछले चैप्टर में। तो लैंडस्केप का मतलब क्या बताया था, इसका मतलब दृश्य, तो इसका मतलब परिदृश्य। मतलब जब दृश्य को जोर दे करके बोला जाए तब वो हो जाता है परिदृश्य। इसी तरीके से स्थिति को थोड़ा जोर लगा करके एम्फेसाइज किया जाए तब उसको कहा जाता है परिस्थिति। इसका अंग्रेजी होता है सर्कमस्टेंस। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है साइलेंस यहाँ पर नाउन है, जिसका मतलब चुप्पी या फिर खामोशी। फिर साइलेंसेस, चुप करा देना, फिर शांत करा देना, शांत कर देना, है ना, चुप करा देना, ये साइलेंसेस है, मतलब चुप करा देता है। फिर टेरिबली ट्रांजिएंट, टेरिबली का मतलब बहुत ज़्यादा के सेंस में, बहुत ज़्यादा। ट्रांजिएंट का मतलब अस्थाई, है ना, पल पल में बदलने वाला चीज़ है ना, उसको बोलते हैं बहुत ही अस्थाई। अब फिर पल भर का जो चीज़ है उसको बोलते हैं टेरिबली ट्रांजिएंट, है ना, बहुत ही ज़्यादा क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा क्षणिक है क्या, अपनी माँ के पैरों के बारे में वो बता रही हैं पोएट कि माँ के पैर क्या थे, क्षणिक थे, वो कुछ ही पल के लिए समुद्र के किनारे गई थी। दूसरा इसका सेंस निकलता है कि ह्यूमन बीइंग जो है, मानव प्रजाति जो है, वो इस धरती पर क्षणिक मात्र के लिए है, ट्रांजिएंट है, समझ रहे हो। लेकिन समंदर जो है सो क्या होता है, चेंज्ड लेस, यही वाला शब्द का इस्तेमाल किया है। मतलब समंदर बहुत ही कम बदला है, लेकिन मानव जो प्रजाति है वो बदलने वाला है ना, अस्थाई है, टेरिबली ट्रांजिएंट है। क्लियर है यहाँ तक। फिर यहाँ पर अपीयर्स है। अपीयर्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। तो अपीयर का मतलब होता है, वैसे अपीयर का मतलब प्रकट होना भी होता है, लेकिन अपीयर का मतलब प्रतीत होता है ऐसा, और फिर अपीयर्स का मतलब ऐसा लगता है, याद रखना। चेंज्ड लेस का मतलब कम बदला है। स्वीट फेस का मतलब प्यारा सा चेहरा। बिफोर आई वॉज बॉर्न का मतलब मेरे जन्म से पहले। सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20-30 साल बाद। तो सबके सब मीनिंग तो बहुत ही स्पष्ट है, बहुत भारी भरकम शब्द इस पोएम में नहीं थे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ रहे होंगे, है ना, और बहुत भारी भी आपको नहीं लगेगा, है ना। चीज़ों को अगर ध्यान से सीखोगे तो अभी तो आपका दिमाग खोल रहे हैं, जब सारे चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर पढ़ा कैसे जाता है, चीज़ों को याद कैसे करवाया जाता है। और मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो सिर्फ मैं पढ़ाता नहीं, सिखाता भी हूँ, साथ साथ में चीज़ों को याद भी करवाता हूँ। और याद सिर्फ रट्टा मरवा के नहीं, एक साइंटिफिक वे में
और अगर आपको इसी तरीके से फॉलो करते हुए सारी चीज़ों को याद करना है, पढ़ना है, समझना है, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, वर्ड पावर अगर स्ट्रॉन्ग करना है, और फिर दूसरे तरीके से कह लो कॉम्प्रिहेंशन स्किल, समझने की जो स्किल डेवलप करनी है वो कैसे किया जाता है मैं तुम्हें बताऊंगा। कब? जब तुम इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि सीखने के तरीके क्या होते हैं। इसको तुम दूसरे सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ मैं सिखा पाया, तो आज का क्लास हम यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।